नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका आज की कक्षा में। AWS की हमारी ये क्लास है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है। और इसमें हम आपको ये सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। ये आज सेकंड क्लास है बच्चों, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का जो हमारा एग्ज़ाम है वो है PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आज का जो हमारा सेकंड क्लास का जो टॉपिक है वो है बच्चों, इकोनॉमिक्स क्या होती है, नेचर क्या होता है, इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। यानी कि इकोनॉमिक्स का हमें मीनिंग, नेचर, स्कोप यानी कि अर्थ क्या है, उसका भविष्य में क्या यूज होगा, इसकी प्रकृति क्या है, अर्थशास्त्र इसके बारे में ये जो थ्योरी है, ये सारे इकोनॉमिक्स की जो इनसे संबंधित थ्योरी आएंगी, जो आप पढ़ोगे, सिद्धांत आएंगे, उनको हम क्यों पढ़ते हैं, जरूरत क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, क्या फायदा होगा भाई। जैसे लास्ट क्लास हमारी इतिहास की थी, तो वहाँ हमने आपको पढ़ाया इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदा। जैसे बच्चे बोलते हैं सर मर गए खप गए, हमें क्या जरूरत है इतिहास पढ़ने की। ऐसे यहाँ पर भी बच्चों डाउट हो जाए सर इकोनॉमिक्स हमें काम क्या आएगी। हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने तो कहीं ना इकोनॉमिक्स की थ्योरियाँ पढ़ी, फिर भी हमें पाल दिया पोस दिया। भाई उनकी जीवन शैली अलग थी, उनकी आवश्यकताएं अलग थी, उनके सिस्टम अलग थे। क्या आपकी भी लाइफ स्टाइल वही है? वो तो बेचारे गेहूं दिया, गुड़ ले आए, जवार बाजरा दिया, चावल ले आए। आपको लेना आईफोन, तो गुड़ बाजरा चावल ले जाओ तो आईफोन मिल जाएगा। जीवन बदल गया ना। तो इकोनॉमिक्स जो है वो है क्या, देखो। अब जब बात करते हैं तो बाकायदा तरीके से आपको समझाएंगे। आप क्या हो? स्टूडेंट, विद्यार्थी हो, ठीक। और और विद्यार्थी के रूप में आप जो है क्या करने आए हो या क्या कर रहे हो? कोचिंग। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि आप कोचिंग क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है आपको, बोलो। क्योंकि लाइव क्लास है भाई, और जितने भी बच्चे जुड़ेंगे लाइव क्लास में उतना ही फायदा होगा। अब कोचिंग के लिए आप कहाँ से आए? अपने घर से, ठीक है ना। घर भी तो बना दें, डिजाइन अच्छा होना चाहिए ना घर का। ये रोशनदान, ये आपका गेट, टीचर की शैली ऐसी होनी चाहिए, ये जंगला है। आप घर से निकलकर कोचिंग आए, क्यों आए भाई? न सर हम तो कहाँ निकले, कुतर्क देंगे कुछ बच्चे, सर हम कहाँ दे रहे हैं, हम तो ऑनलाइन ले रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, हम तो घर पे ही है। इसको बोलते हैं कुतर्क, एक समझाने का तरीका है ना भाई। आप कोचिंग ले रहे हो, अब ये कोचिंग क्यों ले रहे हो आप, और दूसरा कहाँ ले रहे हो, उस कहाँ के लिए भी आएगा, उस कहाँ पर भी क्यों ले रहे हो। पहली बात तो कोचिंग का टारगेट क्या है आप, दूसरी बात जहां ले रहे हो वहीं पर क्यों, वहीं का मतलब दृष्टि में ही क्यों। पॉइंट ये है ना। चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो चाहे ऑनलाइन ले रहे हो, इसका मैटर नहीं है। घर वालों ने आपको दिए वही, मान लो 1 लाख। चलो 1 लाख तो ज्यादा हो जाएगा, आपको दिए 50,000। इन 50,000 रुपये में आपको सिर्फ कोचिंग लेनी है। पहली बात तो कोचिंग क्यों लेनी है, दूसरी बात यहाँ क्यों लेनी है भाई, तीसरी बात इस 50,000 का यूज कैसे कैसे करोगे। अब एक तो यूज क्या करोगे, फी में,
एक आपको क्या चाहिए, हॉस्टल या पीजी, एक आपको क्या चाहिए, बुक्स, दूसरा आपको क्या चाहिए, ट्रेवलिंग, अगर बाहर जाओगे तो यात्रा, ये चीजें मैनेज करनी है ना। अब ये 50,000 रुपये में आपको इस तरह यूज करना है कि आपके सारे काम हो जाएं। तो पहला पॉइंट, टारगेट क्या, और यहाँ पर क्योंकि आपने कोचिंग में दृष्टि में आने से पहले आप उत्कर्ष भी जा सकते हो, है ना, आप आपका एक दूसरी कोचिंग मान लो कहीं भी, आपका चाणक्य भी जा सकते हो, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, और यहाँ भी आए, इन तीनों जगह पर आपने क्या लिया, डेमो, है ना। अब डेमो इसका मज़ा नहीं आया भाई, फिर इसमें गए मज़ा नहीं आया, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, अरे यार संजय जा रहा वहीं चलेंगे, ऐसा भी तो होता है ना, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, दृष्टि में आपने एडमिशन ले लिया। ये रीजन है क्योंकि आपको डेमो से यहाँ पर क्या मिली, संतुष्टि मिली, ठीक। लेकिन यहाँ से संतुष्टि जो भी रीजन हुआ हो भाई, नई ताल में बैठता, कई बार ऐसा होता है, टीचर तो सब जगह होते हैं, अच्छे ही होते हैं, टीचर कभी खराब नहीं होता, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, कभी कभी दिमाग में हम ये सोच के लेते हैं मुझे तो वहीं एडमिशन लेना। जैसे आप लड़कियां हैं जिसको अपने कॉस्मेटिक आइटम लेने हैं या परिधान लेने हैं, वस्त्र लेने हैं, वस्त्र रेडीमेड लेने हैं, पैंट शर्ट लेनी है, ट्राउजर लेना है या शादी के कपड़े लेने हैं, तो उनके माइंड में फिक्स होता है उसी दुकान से जाना है, तो वो सीधे चलेंगे, स्कूटी उठाई गए उसी दुकान पे, दुनिया में इधर उधर नहीं देखना। इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि, महात्मा बुद्ध वाली, कि आपकी दृष्टि में बस वही बसा हुआ है, वही शोरूम, वही मॉल, उसी में जाना है, इधर उधर नहीं देखना है। तो कई बार ब्रांड बन जाती है कोई चीज, तो जैसे दृष्टि अपना ब्रांड बना हुआ है तो और दिमाग में नहीं आएगा, चलो भाई वहीं चलना बस, क्लियर। तो रीजन होते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर खराब, सारी चीजें दृष्टि में आ गए। अब यहाँ टारगेट क्या है भाई, आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, आपने कोचिंग ली गवर्नमेंट जॉब, आपको क्या बनना है, पीजीटी इकोनॉमिक्स। अरे भाई फिर क्या हो जाएगा, आगे आगे चलो। अब गवर्नमेंट जॉब से क्या होगा, कोचिंग ली गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोचिंग गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, जाहिर सी बात है ना सर, हमें चलानी है आजीविका। आपका तो होगा दिमाग खराब, फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो, अरे भाई इसमें क्या बताना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो चाहिए सर, जीवन चलाना है, तो भाई पूछ लिया तो कौन सी गलती कर दी, आजीविका चलानी है। अब आजीविका के लिए आप इस गवर्नमेंट जॉब से क्या चलाओगे ऐसा, क्योंकि जी हम करेंगे धन का उत्पादन, पहला पॉइंट, हम करेंगे धन का उत्पादन जी। अच्छा जी, धन मतलब कि उत्पादन का मतलब धन कमाएंगे, धन का उत्पादन इन द सेंस आप क्या करोगे, आपकी क्या मिलेगी, आपको सैलरी, सैलरी मिलेगी आपको औसतन 1,00,000 रुपए। चलो भाई अब मैं फिर पूछता हूं, इस 1,00,000 रुपए का आप फिर क्या करोगे, सर आप तो कमाल कर रहे हो, बार बार पूछ रहे हो क्या करोगे। अब देखो तरीका मैं बताता हूं, एक बार हम बीएड के दौरान पढ़ा रहे थे, क्योंकि हम एजुकेशन साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं बच्चों, तो हमारा भाई सुपरवाइजर, आपने भी प्रैक्टिकल क्लास लगाई होंगी, तो क्लास में टॉपिक को कैसे जोड़ते हैं ये ध्यान रखना, क्योंकि जोड़ना आना चाहिए, एग्जाम्पल दृष्टांत टीचर को समाज के भी देने पड़ते हैं, खुद के भी देने पड़ते हैं, अपने बाल्यकाल के भी देने पड़ते हैं, हम आपको बहुत से एग्जाम्पल बताएंगे। वहां भाई हमारे सुपरवाइजर, हमारे टीचर के टीचर आने थे, जैसे बाप का बाप दादा, तो भाई वहाँ क्या उनके बारे में हमारे सुपरवाइजर ने कहा कि ध्यान से पढ़ाना, बड़े सख्त टीचर हैं,
और तुरंत बोल देंगे कि क्या गधे की तरह पढ़ा रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, तुम प्रेशर में आ जाओगे। और भाई सर ने बताया तो जितने भी हमारे 6-7 टीचरों का ग्रुप था, उसमें बोले, अरे यार पता नहीं कैसे आएंगे। अरे मैं आएंगे तो आ जाएंगे, क्या बात होगा, यही तो कहेंगे अच्छा नहीं पढ़ा रहे और क्या होगा। भाई मैं गया 11th क्लास इकोनॉमिक्स पढ़ानी। अब मैं कोई गलती से एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जिसका सामूहिक उत्तर आया, कलेक्टिव आंसर। साइकोलॉजी आपने जैसे पढ़ी ही है कि सामूहिक उत्तर आ जाए तो क्या पता चलेगा टीचर को, किसको समझ में आया किसको नहीं। तो सर बोले क्या गधे बैठे, गधेों की क्लास है ये, है गधे घोड़े सब, किसको क्या पता आया नहीं आया। अब मैं समझ गया सर कहाँ बोल रहे हैं। मतलब बोलते भाई बच्चों बताओ गधे हो क्या, नहीं सर। अच्छा, फिर मैंने बताया जीडीपी नेशनल इनकम क्यों पढ़ रहे हो भाई। बोले सर हमें जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? सर हम आगे जॉब करेंगे तो हमारा घर बनाएंगे, धन चाहिए हमें। वो क्यों चाहिए? सर कपड़े खरीदने हैं, जीवन जीना है, मौज मस्ती करनी है। वो क्यों चाहिए? धड़ाधड़ क्या होता है जीडीपी, क्या होता है जीएनपी, देश में क्या चीजें होती हैं, क्यों उत्पादन होता है, कैसे उत्पादन होता है, किसके लिए होता है, कौन करता है। बाय नेम मैंने पूछना शुरू कर दिया बच्चों से। हाँ भाई मुझे नाम भी नहीं पता, कीर्ति बता, हाँ भाई अशोक बता, हाँ भाई मोहन बता, बस ऐसे ही, क्योंकि सर देख रहे। मुझे कौन सा उनका नाम पता था, लेकिन बोलता गया, उठते गए बच्चे, बताते गए। क्यों, कब, कैसे की झड़ी लगा दी। हाँ भाई तुम्हें सैलरी कितनी चाहिए ना सर, कम से कम इतनी क्यों चाहिए। हाँ भाई कीर्ति ये बता तुझे इतनी सैलरी चाहिए ना सर, मुझे तो इससे ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? सर मेरी एफिशिएंसी ज्यादा। अब क्या हुआ क्लास में, वही सर पता बाद में क्या कमेंट लिख के गए, डायरी में कमेंट लिखते हैं। फिर वो मुझे आज भी याद है, क्योंकि प्रशंसा हमेशा आदमी को, या तो बुराई भी याद रहती है प्रशंसा भी याद रहती है। पढ़ाते कैसे हैं इस टीचर की क्लास में जाके देखो। पहला पॉइंट क्या था उनका, गधों की क्लास है क्या, वो भी याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर खामियां होती हैं, उनको ठीक करो। फिर वही लिखते हैं कि पढ़ाते क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, इसकी क्लास में जाके देखो। क्यों, कैसे, कब, जितने ज्यादा होंगे बच्चों का मेंटली अवेयरनेस बच्चों क्लास में उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप भी टीचर बनोगे ना तो आपको सिर्फ बकना नहीं है, ये इकोनॉमिक्स होती है, ये परिभाषा आई इसने दी, बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर तुम्हारा टीचर होने का फायदा क्या। तो वही बात है भाई, क्या करोगे धन का, 1 लाख रुपए का, समस्या यही है। और मौज करेंगे बेटा, शादी ना हो तब तक ही करोगे, शादी हुई मौज गई। क्योंकि भाई स्वतंत्रता तो अच्छी लगती है ना। तो इस 1 लाख रुपए का आप क्या करोगे। सर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, कंजप्शन, कंजप्शन करेंगे। और यहां पर हम शुरू में क्या कर रहे हैं जी, जैसे आपने पूछा कि गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, क्योंकि हमें सैलरी चाहिए, जीवन चलाना है। अब जीवन चलाना है तो उपभोग के रूप में कई चीजें हो जाएंगी भाई। कैसे, सर कपड़े लेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, गाड़ी भी खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, ठीक। अब कोई बच्चा ना सर कपड़े चाहिए गाड़ी चाहिए, ना सर ये सब काम चले, घर भी तो चाहिए सर, लो भाई घर भी चाहिए। फिर ना सर थोड़ा सी सेविंग भी तो करेंगे ना, जिंदगी में इमरजेंसी का वजह, हेल्थ चाहिए, ठीक। और अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे तो शिक्षा में भी यूज हो। तो इस प्रकार से इसका हम क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। कहां से बात शुरू हुई, कोचिंग लेने आए, सोचा कितने फीस हैं, तो इस फीस को भी आप, इसमें आपने मान लो 10,000 रुपए दिए तो बाकी के 40,000 आप इसमें यूज कर रहे हो। यानी कि ये आप क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, मैनेज ऑफ पैसा क्या है आपके लिए, रिसोर्सिस, यानी कि संसाधनों का आप मैनेज कर रहे हो। घर वालों ने कहा कि बेटा ठीक से यूज करना, 50,000 रुपए बड़ी महीने की हड़ तोड़ कमाई है, ऐसे मत गवा देना। तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि बापू ने यार बड़ी मुश्किल से पैसे दिए हैं और 10,000 फीस है, चलो दे दी, बाकी 40,000 में हॉस्टल भी देखना है, कपड़े भी देखने हैं, बुक भी लेनी है, आने जाने का किराया भी चाहिए, पीजी का किराया चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, सब चीजें आप क्या करोगे, मैनेज करोगे। क्योंकि ये 50,000 रुपए क्या है, स्केयर्स,
यानी कि ये क्या है आपकी दुर्लभ, ठीक। जबकि ये क्या है आपकी आवश्यकताएं, ठीक। तो आवश्यकताएं ज्यादा हैं या पैसे ज्यादा हैं? ये भी आपकी आवश्यकताएं हैं, इनको भी हम आवश्यकता कहते हैं। अब होता क्या है, यहां से इकोनॉमिक्स का इतिहास शुरू हो जाता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो यहां पर क्या दर्शाती है कि धन का उत्पादन एवं उपभोग, पहले तो धन का उत्पादन क्यों हो और फिर उस धन के उत्पादन का उपभोग कैसे हो, ये सबसे पहले दोनों चीजें आपकी किसने बताई थी? एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ ने कहा 1776 में अपनी बुक एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर ऑफ वेल्थ, एन इंक्वायरी अबाउट नेचर ऑफ wealth and inquiry into the essay nature and causes of wealth of nation, इस बुक में एडम स्मिथ पहले व्यक्ति हैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स वो विषय है जो हमें यह बताता है कि धन का उत्पादन कैसे हो और उपभोग कैसे हो, कि जो आपने 1,00,000 रुपए सैलरी कमाई उसका उपभोग कैसे होगा, कपड़े में, गाड़ी में, बाइक में, घर में, सेविंग में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। भाई अपने शौक भी तो पूरे करने हैं। तो धन का उत्पादन एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में पब्लिश हुई। इस बुक में एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए बताया धन का उत्पादन और उपभोग दो चीजें कैसे की जाए। तो 1776 में अर्थशास्त्र के बारे में एडम स्मिथ कहता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो ये दिखाता है कि हाउ टू अर्न वेल्थ एंड हाउ टू कंज्यूम वेल्थ, यानी कि धन का उत्पादन कैसे किया जाए और धन का उपभोग कैसे किया जाए, यह एडम स्मिथ ने बताया। लेकिन एक और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, परंपरावादी, डेविड रिकार्डो। अब यहां देखो कि जो एडम स्मिथ हैं वो आपके क्या कहते हैं कि धन का उत्पादन और धन का उपभोग, इन दोनों को जानना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स है। और ये आपकी 1776 में आपकी पुस्तक में बताते हैं। और ये आपके कहाँ के हैं, यूके के, क्योंकि पहली परिभाषा दी विधिवत रूप से, इसलिए एडम स्मिथ को ही आपका क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। लेकिन जो राजनीति से अर्थशास्त्र को अलग करने वाले कौन हैं? राजनीति से अर्थशास्त्र को अलग किया, राजनीति से अर्थशास्त्र को अलग किया अरस्तु ने। तो ये पुराने जमाने का इकोनॉमिक्स का जनक है। 384 से लेकर 322 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज से 2400 साल पहले लगभग अरस्तु ने कहा था कि राजनीति अलग है, अर्थशास्त्र अलग है। लेकिन एडम स्मिथ ने एक विधिवत पहली परिभाषा दी। जो पहली परिभाषा है वो है धन संबंधी, कि धन का अध्ययन ही इकोनॉमिक्स है। ये सबको पता है, धन का अध्ययन ही क्या है, अर्थशास्त्र है। कि अर्थ यानी कि धन का उत्पादन कैसे, तो धन का अध्ययन किन दो बातों को शामिल करता है, एक धन का उत्पादन कैसे हो और एक धन का उपभोग कैसे हो।
ध्यान रखना। अब बात करते हैं, इससे एक व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है, वो है डेविड रिकार्डो। अब डेविड रिकार्डो कहता है कि भाई तूने उत्पादन तो शामिल कर लिया, उपभोग तो शामिल कर लिया, ये तो बता धन का वितरण। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये आप शामिल नहीं कर रहे। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा कि एडम स्मिथ ने धन के अध्ययन में क्या शामिल किया है? 1 धन का उत्पादन, 2 धन का उपभोग, 3 धन का वितरण, चौथा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन क्या जाएंगे? 1 2 3, 1 2 1 3, ओनली 1 2, ओनली 3, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। सीटी पीटी गुम हो जाएगी। आप जल्दबाजी में क्या करोगे? हाँ भाई उत्पादन भी होगा, उपभोग भी होगा और वितरण भी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डेविड रिकार्डो ने कहा कि अर्थशास्त्र की जो मुख्य समस्या है, डेविड रिकार्डो कहता है कि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या सिर्फ उत्पादन और उपभोग नहीं है, बल्कि वितरण भी कैसा होना चाहिए। अब वितरण का मतलब क्या? कि जो धन है, जो देश की आय है, जो देश का जीडीपी है सामान्यतः, ये यानी कि धन को वो आय ही मानता, राष्ट्रीय आय, इसका वितरण 3 चीजों में कैसे हो? 3 कौन सा? एक श्रमिकों में, कि श्रमिकों को में कैसे बांटोगे? एक आपका व्यापारियों में, व्यापारियों को हम उत्पादक भी बोल सकते हैं, कि श्रमिकों में धन कैसे बांटोगे, उत्पादकों में धन कैसे बांटोगे, यानी कि भूस्वामी या पूंजीपति, सॉरी, कि पूंजीपति में धन कैसे बांटोगे, और जो लैंड ओनर हैं, भूस्वामी, उनमें कैसे बांटोगे, भूमि मालिक। तो भूमि मालिक हुआ तो जाहिर सी बात है ये उत्पादन के साधन है तीनों, जिनके फलस्वरूप उत्पादन होता है। तो डेविड रिकार्डो करता है श्रमिक में किस रूप में बटेगा, कि उनको कितनी मजदूरी देनी है, इनको पूंजीपतियों को कितना पूंजी लगा रहे हैं, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज, और लैंड मालिक को क्या है? रेंट। तो ये कैसे बांटोगे? आपने तो धन का उत्पादन और उपभोग तो शामिल कर लिया, धन का वितरण कैसे करो? यहां पर बात उठती है। ठीक, तो ऐसे में कोई क्वेश्चन आ जाए आपका, तो एडम स्मिथ ने धन का कौन सा पार्ट माना? धन का उत्पादन और धन का उपभोग, वितरण को शामिल नहीं किया। वितरण की बात कौन करता है? डेविड रिकार्डो, जो आपकी रेंट थ्योरी के एक प्रमुख अर्थशास्त्री माने जाते हैं, कि भी भूमि को लगान, तो आपका रिकार्डो जो है वो रेंट थ्योरी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो एक और कार्लाइल नामक और रस्किन, कार्लाइल और रस्किन अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं? कुबेर पंथ तथा घृण्य विज्ञान। कार्लाइल और रस्किन ने कहा कि अर्थशास्त्र तो घृणित विज्ञान है, सिर्फ धन के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसको धन के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, हाय धन, ओ हो धन, इतना धन चाहिए। तो कार्लाइल और रस्किन अर्थशास्त्र को घृणित दृष्टि से देखते हैं, जबकि इनकी बातों को फिर आगे क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, कि वास्तव में जो अर्थशास्त्र है वो धन के पीछे नहीं भागता। जैसे आपने कहा कि सर आजीविका चाहिए, जीवन कैसे यापन करना है, जीवन में क्या समस्याएं हैं, क्योंकि सबको पता जरूरतें ज्यादा हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, आवश्यकताएं ज्यादा हैं, लेकिन उनके साधन क्या हैं? कम। तो फिर आते हैं आपके अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ये भी आपके कहाँ के थे? यूके के। इन्होंने क्या कहा कि भी जो धन संबंधी परिभाषा डेविड रिकार्डो ने दी, जो एडम स्मिथ ने दी, क्योंकि आपके क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं बेसिक, तो यहां वो कहते हैं कि आपने जो गवर्नमेंट जॉब ली, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में मिल गए आप पीजीटी इकोनॉमिक्स, ठीक है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में आप ले रहे हो सैलरी 1 लाख, 1 लाख का आप वेतन ले रहे हो। तो मैंने कहा था कि क्या करोगे, यही कहा था ना, वेतन का क्या करोगे? तो आपने कहा सर हमारी क्या है? आजीविका है।
यानी कि हमारे जीवन यापन करना है। तो जीवन यापन में आपने क्या बताया था कि हमें अपना लाइफ सेट करनी है, तो स्वास्थ्य भी चाहिए, ठीक, शिक्षा भी चाहिए, ठीक। सर आजकल अब मोबाइल नहीं होता तो हम कैसे क्लास लेते, तो मोबाइल चाहिए। मोबाइल कैसे चलेगा, इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट कैसे चलेगा, संचार चाहिए। संचार कैसे चलेगा, इसरो काम करेगा। इसरो क्या करेगा, सैटेलाइट छोड़ेगा। ये सर सारी चीजें तो चाहिए। तो आपको मोबाइल चाहिए, लेकिन सरकार को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये सारे काम कौन करेगी, गवर्नमेंट। और जब ये सारे काम करेगी तो क्या होगा, जन कल्याण। और आप क्या हो, आप क्या हो, एज ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आप क्या हो भाई, जन यानी कि नागरिक। तो आप अपना भी कल्याण कर रहे हो, और उस वेतन से आप क्या दोगे, इस सरकार को क्या दोगे, टैक्स। टैक्स से ये चीजें बनेंगी। तो स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, साधन चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना, अच्छे अच्छे शादी में जाना है, बढ़िया खाना चाहिए ना सर, भूखे थोड़ी मरेंगे, यही तो है। अब अल्फ्रेड मार्शल ने कहा क्या कि आपकी जो 1 लाख की सैलरी है, इस आजीविका के लिए आपका क्या है, धन जो है एकमात्र साधन है। एकमात्र क्या है, साधन है, मीन है। और ये आपकी क्या है, आवश्यकताएं हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एंड यानी कि लक्ष्य। तो आपने यही तो कहा कि जी धन इसलिए चाहिए, इस साधन से हमारी ये जरूरतें पूरी होंगी, हमारे एंड है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि धन एक साधन है और मनुष्य का कल्याण साध्य है। ये जो आवश्यकता है, जन कल्याण, ये क्या है आपका, साध्य। तो साध्य क्या होता है, आपका लक्ष्य होता है। तो क्वेश्चन यही तो पूछा था मैंने, यही तो क्वेश्चन पूछा था कि 1 लाख रुपए की जीविका करोगे क्या, आपका लक्ष्य क्या है, ये जरूरतें पूरी करना। और इन जरूरतों से अन्य जरूरतों के लिए आप टैक्स दोगे, तो जन कल्याण होगा। मोबाइल इंटरनेट, अब आप एक ही विकास ही थोड़ी पढ़ रहा है, मनोज ही थोड़ी पढ़ रहा है, रमेश भी है, बलराम भी है, टिंकू भी है, चिंकू भी है, माला भी है, ज्योति भी है, सारी पढ़ रही है, उनके लिए भी तो इंटरनेट चाहिए। तो इस प्रकार एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र एक और धन का अध्ययन है, दूसरी और उस धन को एक साधन के रूप में यूज करेगा जिससे जन कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण। किसने कहा, मार्शल ने। अब मार्शल की पुस्तक देख लो, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। पहली बुक, दूसरी बुक और तीसरी बुक, ये है कंसेप्ट, समझ में आ गया, जन कल्याण परिभाषा, ये है फैक्ट। इसलिए कंसेप्ट और फैक्ट दोनों क्लियर होने चाहिए। तो तीसरी ये बुक जो है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मार्शल की, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1898 में प्रकाशित हुई। ऐसे क्वेश्चन, सॉरी 1890 में, क्योंकि आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो ना, तो 1890 में ये प्रकाशित हुई। दूसरी है आपकी क्रेडिट, मनी क्रेडिट एंड गवर्नेंस, मनी क्रेडिट एंड गवर्नेंस, ये हुई आपकी 1923 में। और थर्ड है आपकी इंडस्ट्री एंड ट्रेड, 1919 में। क्लियर। तो आपको जो जॉब चाहिए थी उसका जस्टिफिकेशन भी हो गया और परिभाषा भी हो गई, एल्फ्रेड मार्शल, क्योंकि आप चाहते हो मौज लेना, मस्ती लेना, जीवन मस्त गुजारना। ऐसे ही माला भी चाहती, विकास भी चाहता, मनोज भी चाहता है, अंकुर भी चाहता है, कीर्ति भी चाहती है, सब चाहते हैं सबका अपना कल्याण।
हरियाणा के भी चाहते हैं, पंजाब के भी चाहते हैं, राजस्थान के भी चाहते हैं, यूपी के भी चाहते हैं। तो पूरे देश का कल्याण कैसे हो, सरकार कैसे काम करे, अर्थव्यवस्था वही दर्शाती है। सिर्फ धन का उत्पादन, उपभोग और वितरण नहीं, जबकि उसके तीनों को शामिल करके जन कल्याण कैसे हो, ये मार्शल कहते हैं। क्लियर भाई? अब चलते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि मार्शल की परिभाषा जीवन की दिनचर्या, जो आजीविका, लाइफस्टाइल को दर्शाती है कि सुखी जीवन के लिए जो मेटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट हैं, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है ना, ये सारी आपकी क्या है, भौतिक आवश्यकताएं, ये जरूरी कैसे हो। अब मोडिये की तो जरूरत है नहीं भाई, जो मोढ़ा बन गया, जो सन्यासी बन गया, उसको भौतिक आवश्यकताओं में बस दो ही चाहिए, कपड़ा चाहिए थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत खाना चाहिए, अल्पहारी। उनको इतनी जरूरत नहीं, उनको बिल्डिंग चाहिए, ना कोठी चाहिए, कार चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना स्वास्थ्य, हेल्थ तो चाहिए ना, इस प्रकार की कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको चाहिए। उनको कोई जॉब नहीं चाहिए, आपको चाहिए। तो भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक, अब 50,000 रुपए घर वालों ने दिए। ठीक, इस 50,000 में आपको फीस भी देनी है, हॉस्टल भी देना है, या फिर पीजी लेना है, फूड भी करना है, ठीक है, बुक भी लेनी है। क्लियर? और यात्रा का भी देखना, अभी आने जाने का देखना। तो एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, 10,000, और इसमें आप क्या यूज करोगे, 40,000। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी आपकी क्या हो गई, आवश्यकताएं। नीड्स। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, साधन, यानी कि रुपीज आपका क्या है, साधन। एक तो जरूरत है नहीं। अब मैं पूछूं कि भी रुपया है, अनलिमिटेड तो है ही नहीं, ये क्या है, सीमित, और ये क्या है, असीमित। सीमित और असीमित। अब समस्या हो गई भाई, जो सीमित है यानी कि वो दुर्लभ है, और ये एक आवश्यकता पूरी होगी तो दूसरी हो जाएगी, जॉब भी लगेगी। फिर वो कहते हैं यार, एक बार आपने देखा होगा, 10वीं पूरी हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, 10वीं हो गई, फिर 12वीं की चिंता, यार ये 12वीं और हो जाए, फिर बीए होगी, बीए की भी चिंता हो गई थी, अरे यार पेपर करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई, फिर भी चिंता ना बेटी, फिर बीएड की चिंता, अब यार बीएड होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, अब टेस्ट होगा, रीट होगा, केवीएस होगा, नवोदय होगा, एडब्ल्यूएस होगा, अरे यार ये पेपर कब होगा, बस एक बार लाइफ में सेटल हो जाऊं यार, फिर मैं टेंशन फ्री जाऊंगा। जियोगे इतने टेंशन फ्री नहीं होगे, लाइफ में सेट हो गए, नौकरी हो गई, शादी हो गई, अरे यार शादी होगी, फिर तो बेटा भूल ही जाओ सुख चैन क्या होता है, फिर बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई, 50-60 साल तक ताम झाम में फंसे रहोगे। तो यहाँ यही चीजें, जरूरतें क्या होती, बदलती रहती हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दुर्लभ साधन है, आवश्यकताएं अधिकतम है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किस लिए कर लेते हो कि आप दुर्लभ साधनों से अधिकतम प्राप्ति, दुर्लभ साधनों से अधिकतम प्राप्ति करना चाहते हो। इसी को क्या कहा गया है, अब इस बात के ऊपर क्या करता है अर्थशास्त्र, क्या है भाई, अर्थशास्त्र क्या है, दुर्लभ साधनों का कुशलतम प्रबंधन करना सिखाता है। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी, दुर्लभ साधनों का कुशलतम प्रबंधन कराता है। और ये कुशलतम प्रबंधन किसने दी थी परिभाषा, रॉबिन्सन। कि दुर्लभ साधनों का कुशलतम प्रयोग करना, मनुष्य के व्यवहार में ये चीजें आना। अब इसमें 3 चीजें हैं, क्या कि एक साधन दुर्लभ है, दूसरा असीमित आवश्यकताएं हैं, तीसरा हमें मैनेजमेंट यानी कि विकल्प का
उचिततम या श्रेष्ठ विकल्प का प्रयोग करना। श्रेष्ठ विकल्प में आप क्या करोगे, व्यक्तिगत की बात करें तो भाई कौन सी कोचिंग है, आना जाना क्या है, नजदीक है या नहीं है, पीजी ठीक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पीजी में खाना ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें देखोगे ना। तो क्योंकि साधन के क्या है, बहुत वैकल्पिक प्रयोग, क्योंकि भी किसी एक ही वस्तु का उपयोग करना, यानी कि विकल्प का प्रयोग का मतलब किसकी बात करता है, चुनाव की समस्या करता है। अब माँ बाप क्या देखेंगे, माँ बाप ये देखेंगे भाई तुम ही अकेले कोचिंग लेने वाले थोड़ी हो, तुम्हारा भाई भी है बहन भी है, घर में राशन भी लाना है, सिलेंडर भी लाना है, और बच्चों की फीस भी देनी है, दवाई पानी भी चाहिए, घर किराए पे तो उसका किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है या नहीं है। तो आपको तो 50,000 रुपए लेके आए, लेकिन घर में तो और भी क्या है, विकल्प हैं, उनके लिए भी तो बाप को वो भी देखना है। तो वही सीधे क्या करेंगे कि कई बार ऐसे जो तक बेटा अब की बार छोड़ दे कोचिंग, अगले महीने से ले लेना, अब की बार तेरी बहन की फीस दे दी, तो वो क्या कर लिया, विकल्प का प्रयोग कर लिया। तो साधन 3 ऑप्शन देता है ये रॉबिन्सन। 1898 में इसने परिभाषा दी थी बच्चों, क्या कि साधन सीमित है, साधन आवश्यकताएं असीमित है, और दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना है, क्योंकि चुनाव की समस्या है। अब कोई घर में बीमार हो जाए तो कोचिंग पहले या हेल्थ पहले, समझे। खाना है तो आप घर का खाना पहले दोगे या होटल का, रोज रोज तो होटल का नहीं है, तो विकल्प क्या, आप घर का खाना सबसे अच्छा होता है। उनसे पूछो जो बाहर रहते हैं कि घर का खाना क्या होता है, दुर्लभता हो जाता है उनके लिए, है ना। तो जो प्यासा तो वही होगा ना जो रेगिस्तान में रहेगा, जिसके होठों पे सूख कर पपड़ी आ गई, उसे पता है जल की कीमत क्या होती है। उसे क्या पता जो झरने के किनारे है, वो तो 2 मिनट में पी लेगा। तो दुर्लभता, स्केर्सिटी, चाहे वो समय हो, चाहे मित्र हो, चाहे धन हो, दुर्लभता हमेशा वैल्यू दर्शाती है। तो सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना, और इस वैकल्पिक प्रयोग चुनाव की समस्या को ही वो क्या कहता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहता है। तो इस प्रकार की परिभाषा किसने दी, रॉबिन्सन ने 1898 में। और ये आपके ये पूछता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक है। इकोनॉमिक्स साइंस, ये पुस्तक 1898 में पब्लिश होती है। ये भी लंदन के हैं, ब्रिटेन के हैं। तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्सन ने परिभाषा क्या दी कि अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिसमें दुर्लभ संसाधनों का विशिष्टतम प्रयोग करते हुए विकल्प की समस्या को हल करना और अपनी आवश्यकताएं, जो असीमित आवश्यकताएं हैं, उसको अधिक से अधिक पूरा करना। तो नया स्वरूप दिया अर्थशास्त्र का, भौतिक कल्याण पर आधारित ढांचे को तोड़ा। जो मार्शल ने भौतिक कल्याण की बात की थी, अल्फ्रेड ये मार्शल की, उसको साइड में कर दिया रॉबिन्सन ने, और कहा कि संसाधनों का विशिष्टतम प्रयोग। तो रॉबिन्सन के अर्थशास्त्र को केवल मूल्य निर्धारण का सिद्धांत बना दिया रॉबिन्सन ने, और अन्य भागों को छोड़ दिया, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और चुनाव की समस्या सिर्फ इन 2 चीजों पर ले आया, मूल्य निर्धारण। क्योंकि साधन दुर्लभ हैं तो उनका मूल्य ज्यादा होगा, जो साधन प्रचुर हैं उनका मूल्य कम होगा। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ मूल्य निर्धारण का बन के रह गया, लेकिन मूल्य के अलावा अन्य भी चीजें हैं। क्या कि भाई आपने इसकी बात उठा दी, लेकिन अब बेरोजगारी, गरीबी, स्फीति, राष्ट्रीय आय, इनकी बात तो आपने नहीं की। इसलिए वर्तमान समय में जो अर्थशास्त्र है वो सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं के लिए, धन के उपभोग के लिए, धन के वितरण के लिए, जन कल्याण के लिए या साधनों के विशिष्टतम प्रयोग के लिए ही सीमित नहीं है। वो आज इन बातों को भी बात करता है कि बेरोजगारी और गरीबी की समस्या क्या है, ये कैसे मिटेंगी, कीमतें क्यों बढ़ती हैं, राष्ट्रीय आय का क्या फ्लो है, ये कैसे बटे, ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक्स में शामिल की जाने लगी हैं। तो अर्थशास्त्र को रॉबिन्सन ने इस
आधार पर आलोचना की जाती है कि उसने अर्थशास्त्र को सिर्फ सोशल साइंस के स्थान पर मानवीय साइंस बना दिया, ह्यूमन साइंस, जबकि यानी कि व्यक्तिगत ज्यादा मौका दे दिया, बनाना क्या है, देश का। अब यहां एक आलोचना के बाद कुछ और परिभाषाएं भी आई हैं, क्या कि जो भौतिक साधनों की बात करी जाए, तो जन कल्याण की बात करी जाए, तो यहाँ जो क्लासिकल इकोनॉमी है ना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स बच्चों, जो खासकर एडम स्मिथ ने एक शब्द दिया था इनविजिबल हैंड, धन के अध्ययन की परिभाषा में, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। और अदृश्य हाथ क्या है? अदृश्य हाथ एडम स्मिथ का है मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस क्या है बच्चों? ये हैं आपकी मांग और पूर्ति। तो एडम स्मिथ क्या कहता है अपनी परिभाषा में कि ये जो अदृश्य हाथ है, मांग और पूर्ति जो है, यही अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, अर्थव्यवस्था को स्वतः संतुलित बनाता है, संतुलित बनाता है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, पूंजीपति प्रणाली को देखता है, यानी कि सारा मामला क्या है, लाभ उत्पादन के लिए या लाभ प्राप्ति के लिए देखता है। इसका मतलब तीसरा पॉइंट क्या आता है इसी में कि सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, जो बाजार की शक्तियां हैं वो अपने आप मैनेज कर लेंगी। तीन बातें आई हैं अदृश्य शक्ति के कारण, मार्केट फोर्स के कारण। तो इनविजिबल हैंड कंसेप्ट किसने दिया? एडम स्मिथ ने। क्यों दिया? क्योंकि बाजार में मांग और पूर्ति जो है ना वो अपने आप मैनेज कर लेंगे अर्थव्यवस्था को। व्यापारी वर्ग जो पूंजीपति लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं और सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ये इनविजिबल हैंड का नतीजा क्या हुआ? जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है ये सारी थ्योरी फेल हो गई। 1929 से लेकर 1933 में आपकी आई विश्व महामंदी। और विश्व महामंदी में जो ये मार्केट फोर्सेस है ना, डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों फेल हो गई मैनेज करने में, सरकार का हस्तक्षेप। अब इसी बात के ऊपर एक इकोनॉमिस्ट आते हैं जेएम केंज। जेएम केंज कहते हैं, हम क्या हाल है जनाबे अली, कहाँ गया हो तुम्हारी थ्योरी, किधर गई वो अदृश्य हाथ? अब ये सरकार ये अब मैनेज क्यों नहीं हो रही इकोनॉमी, क्या मामला है? तो विश्व की जो महामंदी आई 1929-30 के बीच में, तो जेएम केंज कहता है कि सरकार को हस्तक्षेप थोड़ा सा करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और ऐसे में केंज क्या कहता है, जब इस प्रकार की कोई मंदी आ जाए तो केंज कहता है कि फिस्कल पॉलिसी कारगर ज्यादा होती है। तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि जिसमें बजट और टैक्स संबंधी मामले हो, इन्वेस्टमेंट संबंधी मामले हो, ये ज्यादा महत्व देंगे, मॉनेटरी पॉलिसी महत्व नहीं देगी। और इस बात के कारण केंज ने एक बुक भी लिखी और उस बुक का नाम है, जो 1936 में पब्लिश हुई, द जनरल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। रोजगार, आय और ब्याज दर के निर्धारण का सामान्य सिद्धांत कई पेपरों में पूछा हुआ है। इस बुक के माध्यम से ही पहली बार केंज को श्रेय दिया जाता है मैक्रो वर्ड फेमस करने का, क्योंकि अब तक इकोनॉमिक्स को माइक्रो तक ही सीमित किया जाता था। इसमें पता चला कि इनकम, ब्याज दर और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए,
तो अदृश्य हाथ की जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी वो फेल हो गई कि सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं हो, मांग और पूर्ति अपने आप ही बैलेंस कर लेंगे, वो फेल हो गई। केन्स ने जस्टिफाई किया, देखो सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है क्योंकि सरकार ही फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से किसके काम करेगी, निवेश की, निवेश से लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन होगा और लोगों की आय बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आ जाएगी। और ये मंदी क्यों आई थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में आपका जो वॉल स्ट्रीट है दिसंबर 1929 में औंधे मुंह गिर गया शेयर बाजार, जिसके कारण पूरी दुनिया में 1930 में क्या आ गई, महामंदी आ गई। आज की क्लास इतनी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कुछ और परिभाषाएं, आपका जीडीपी, जीएनपी कंसेप्ट, कुजनेट्स की परिभाषा क्या है, 2-4 बातें, और फिर इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या है, क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, माइक्रो मैक्रो का वर्ड किसने यूज किया, क्या विभाजन हुआ, वो सारी अगली क्लास में होंगे। तो आज की क्लास से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कौन सी बुक कब पब्लिश हुई, किसकी है। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।